सराहनीय कार्य आप लोगों को बताया था कि बहुत अच्छा काम किया है। जी जी, बिल्कुल मेरा प्रयास रहता है किसान के उस दर्द को समझने का प्रयास मैं करता हूं, कोशिश करता हूं, जितना मैं समझ सकता हूं उतनी कोशिश करता हूं कि किसी भी तरीके से उनकी आवाज़ उठाई जाए, उनका मुद्दा उठाया जाए। और देखिए वाकई में उसके बाद में आपने देखा होगा कि किसानों को बिजली थोड़ा सा दिन में मिलने लगी। बिल्कुल सर। गंगाराम जी, आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा एक कार्यक्रम है अखंड संवाद जिसे हम कह रहे हैं, ये अखंड संवाद असल में इस चीज़ के लिए है कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती या रसायन मुक्त खेती, हम इस तरह से बोल सकते हैं, वो खेती हम करें जिससे कि हमारे स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बंद हो, जो अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग फसलों को उगाने में हो रहा है वो बंद हो। अब सर मैं बात करूं, आप अभी कह रहे थे रसायन मुक्त खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं जी, जैसे कोई राधा वो क्या मोहन कह देता है, कोई मदन कह देता है, कोई जी मुरली मनोहर कह देता है, कोई दामोदर कह देता है। इस प्रकार से ही जैविक खेती के बहुत सारे नाम कर रखे हैं और कोई इसको जैविक खेती कहता है, कोई इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहने लग जाता है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जी हाँ, अखंड संवाद के 22 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 22 घंटे पूरे हो चुके हैं। कल 2 बजे से हमने कार्यक्रम शुरू किया था लगातार, उसके बाद ऑनलाइन हम आ रहे हैं, लाइव हम लगातार चल रहे हैं और 22 घंटे पूरे हो चुके हैं। और 22 घंटे के बाद भी अपडेट इंडिया की जो टीम है पूरे जोश खरोश के साथ में इस समय पर ऑफिस में विराजमान है और वो अगले 2 घंटे का इंतजार और कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। सिर्फ 2 घंटे हमें और बिताने हैं और 2 घंटे बाद हम इतिहास रचने वाले हैं। जिस लक्ष्य को हम लेकर चले हम वहां पहुंचने वाले हैं। हालांकि गंगाराम जी, लक्ष्य रिकॉर्ड नहीं था, लक्ष्य तो हमारा ये है कि किसी भी तरीके से ये बात लोगों तक पहुंचे, लोगों के दिमाग में हम रसायन मुक्त खेती की बात डाल सकें। जी, मैं बात कर रहा था कि इसके नाम अलग अलग हैं, कोई इसको प्राकृतिक खेती कह रहा है, कोई रसायन मुक्त खेती कह रहा है, सारे एक ही रूप हैं। और हमें आने वाले समय में अगर हमारी धरती को बचाना है तो हमें रसायन मुक्त कह सकते हैं इसको, या जैविक कह सकते हैं, या प्राकृतिक खेती कह सकते हैं, इसकी तरफ हमें जाना होगा जी। और बिना इसके आगे, क्योंकि इसका दुष्परिणाम बहुत सारे हमें मिल चुके हैं जी, जो और मिलते रहे और आगे भी अगर लगातार यही करते रहे तो हमारी जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो ऊसर होती जाएगी और इसका नुकसान हमें आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। तो उससे बचाने के लिए हमें जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। और जैविक खेती, मैं तो अपना क्षेत्र का उदाहरण दूं क्योंकि हमारे क्षेत्र को मिनी इजराइल बोला जाता है और लोगों के दिमाग में ये भर रखा है। बहुत सारे लोग भी बाहर भी चर्चा कर रहे थे और भी कहीं जाते हैं तो चर्चा करते हैं कि साहब मिनी इजराइल में खीरा उगाते हैं, वो जहर युक्त होता है, यानी उसमें हमें जहर खिलाते हो। तो यह बात है हमें पिछले कई सालों से सुनने को मिल रही है। उसके बावजूद मैंने बहुत से लोगों के दिमाग को ये साफ करने की कोशिश करी है कि पॉली हाउस एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसके अंदर बाहरी वातावरण और कीटों रोगों से बचने के लिए वो लगाया गया है, न कि उसमें जहर के लिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पॉली हाउस बनाया जाता है। और हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जहर मुक्त जो खेती है उसको जिसको कह सकते हैं उसको दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो भी किसान जो पॉली हाउस में काम कर रहा है वो जो प्रशिक्षण प्राप्त किसान हैं, जो या जैसे दुर्गापुरा से है, HITC ट्रेनिंग से वहाँ से लिया हुआ है या और कहीं से भी प्रशिक्षण लेकर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि उसमें आपको मैं बताऊं पॉली हाउस के अंदर कीट और इंसेक्ट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए भी हमें बहुत सारे जो है कवक ऐसे आ गए मार्केट के अंदर जो उसको डेवलप करके उसका कंट्रोल किया जा सकता है। इसी प्रकार मैं बताऊं कि रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए केमिकल की आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह हमें जैसे ट्राइकोडर्मा है या रस चूसने के लिए मेटाराइजिया फंगस आती है, वोवेरिया बेसियाना फंगस है, वर्टिसिलियम लेकानी है। इस प्रकार से बहुत सारी फंगस है जो इन रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल करती है। वो फंगस है उसको हम डेवलप करके हमारे यहाँ पर बहुत सारे जैसे तबीजी अनुसंधान केंद्र, मसाला अनुसंधान केंद्र वहाँ पर भी मिलते हैं। इसके अलावा दुर्गापुरा में है। आजकल तो बहुत सारी कंपनी वाले भी जो इस प्रकार के जो कल्चर्स हैं इनका डेवलप करके देने लग गए।
इसी प्रकार से रासायनिक खाद देने की आवश्यकता नहीं है। आजकल हमारे पास में बहुत सारे जैविक जैसे एजिटोबैक्टर है, पीएसबी है। जी हाँ, मैंने तो आपकी लैब देखी है सर, जो पेड़ के नीचे बनाई हुई है आपने। बिल्कुल सर, उस लैब को मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले जब सत्यनारायण जी भी बैठे हुए थे तब मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मैं 2 आपके ऐसे किसानों को तो जानता हूँ जो कि रसायन का प्रयोग नहीं करते। एक तो गंगाराम जी हैं और एक मान सिंह जी हैं राजसमंद वाले। आपका जिक्र मैंने अभी किया था, परंतु बात सच है कि ये भ्रांति लोगों में है, भ्रांति है कि सच है मुझे नहीं पता, कि जो खीरा इस समय सामने आ रहा है वो पूरी तरह से जहर से बुझा हुआ है, जहर से भीगा हुआ है। कितना सच है सर? इसका सच जो है वो जानने के लिए मैं आपको दुर्गापुरा के अंदर बद्री नारायण जी शर्मा हैं, जो दुर्गापुरा में भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट चलता है अनुसंधान केंद्र पर, वहां पर प्रोजेक्ट के तहत हमारे खेतों से, मेरे खेत से, खेमाराम जी मेरिया के खेत से, रामनारायण जी थाकड़ के खेत से, या जो बड़े बड़े किसान हैं, जैसे उन किसानों के खेत पर जाकर सैंपल लिए जाते हैं और हर 6 महीने हमारे यहाँ से सैंपल लेकर ओपन फील्ड के सैंपल और हमारे सैंपलों की तुलना करने के बाद में उसके बाद में निष्कर्ष ये निकला कि हमारे वाले में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिला, जबकि बाहर वाले में जो औसत जो केमिकल है उससे दुगनी मात्रा में हमें केमिकल मिला। उसका उदाहरण उन्होंने जब हमें वो लैब की जो रिपोर्ट है वो हमें तुलना करने के लिए मिली, उसे तो नहीं देते, लेकिन हमें तुलना करने के लिए कहा साहब हमें नाम नहीं चाहिए, किसान का नाम नहीं चाहिए, हमें ये बता दीजिए कि ये यहाँ का है तो हम तुलना कर लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमारे यहाँ पर किसी प्रकार के पॉली हाउस के अंदर ज्यादातर, मैं सभी का नाम नहीं लेता, लेकिन 80% पॉली हाउस वाले जो हैं, प्रशिक्षित जो हैं, ट्रेनिंग लेकर काम करते हैं, उनको किसी प्रकार के केमिकल की आवश्यकता वो नहीं, कम से कम यूज करते हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं करते, बहुत अधिक मात्रा में केमिकल का उपयोग वो नहीं करते हैं। और इसका एक उदाहरण जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पड़ोस में नेमराज जी सुंडा है, उनके वो भी मेरे ही जैसे वो काम कर रहे हैं और उन्होंने खीरा भी उत्पादन किया है और अभी शिमला मिर्च भी उनके चल रही है, वो भी किसी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं करते। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि उसमें पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का उपयोग नहीं होता। इसके अलावा उसको उर्वरक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जो फसल देने वाली है, उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता होती है। वो उर्वरक जरूर हम अवेलेबल करवाते हैं, बाकी इसमें नहीं होता। और मैं अभी बात करूँगा कि इसका ऑर्गेनिक के बारे में, तो आपके सामने ही जो मैंने मशरूम रखा है, ये मशरूम ऑर्गेनिक है, भारत के लिए ये आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करने वाला है। ये मैंने मेरे फार्म पर इस साल ग्रो किया है और ये उत्पादन करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो हमें रिजल्ट है बहुत अच्छा मिल रहा है। जी गंगाराम जी, चलिए मान लिया कि आप नहीं करते, बाकी लोग करते हैं, परंतु जो लोग ये कहते हैं कि पॉली हाउस में बिना केमिकल के कुछ हो ही नहीं सकता, ये कहाँ तक सच है? सर, मैंने बताया कि केवल उर्वरक के रूप में हम काम में ले सकते हैं, बाकी पेस्टिसाइड और फंजीसाइड के बिना हम काम में जो, जैसे मैंने बताया अभी कल्चर्स का नाम बताया, रस चूसने वाले कीड़ों के लिए अलग अलग प्रकार के कल्चर्स आपने जो मेरे खेत पे लेब देखी और उसका प्रसारण भी कई बार यहाँ पर आपके यहाँ पर हो चुका है, तो वो उसको उसके द्वारा हम रस चूसने वाले कीड़ों और जो रोग है उनको बचाव कर लेते हैं। तो केमिकल की आवश्यकता कहाँ पड़ती है सर? उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जब हम एडवांस में उनको रोकने के लिए स्प्रे करते हैं, ये नहीं कि स्प्रे केवल केमिकल का ही किया जाता है, कल्चर्स का भी किया जाता है, इसी के अलावा फर्टिलाइजर का भी किया जाता है। उसके अलावा जहर, केवल हमें जहर का उपयोग नहीं करना है, बाकी सबका तो उपयोग कर सकते हैं जैसे जीवामृत है और इसके अलावा मैंने जैविक काढ़ा बनाया है, उसका उपयोग हम करते हैं, तो उसके द्वारा भी कीड़ों और रोगों को बचाया जा सकता है। तो बहुत सारे, जैसे आप कहोगे नीला तोता है केमिकल, लेकिन प्राकृतिक रूप से में उपलब्ध होता है, तो उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। चूना है वो केमिकल है। अब इन दिनों में नया क्या आपके खेत पर देखने को मिल सकता है? क्या नया आपने कुछ किया है? इन दिनों में मैंने अभी बताया कि मेरे फार्म पर मैंने इस साल मशरूम का उत्पादन का ट्रायल किया है और मैंने ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों का उत्पादन अभी मैंने स्टार्ट किया है, ट्रायल के रूप में कर रहा हूं मैं। और इससे पहले मेरे पास में
भेड़ का मैंने पालन किया था, भेड़ पालन का जी। तो वो भी मेरे अच्छा था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको मैंने कम करना पड़ा, क्योंकि कई परिवार की परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि काम करने वाला नहीं मिलता है, या क्योंकि हर काम मैं अकेला नहीं कर सकता, तो मुझे काम करने वाले की आवश्यकता थी, तो काम करने वाला मेरे यहाँ से चला गया, तो मुझे उनको बेचना पड़ा। तो उनका भी अच्छा है, क्योंकि जब राजस्थान के अंदर क्लाइमेट के अंदर भेड़ जो है वो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाला पशु है जी। मैं बताऊं कि जो मेरे पास भेड़ थी वो अविसान भेड़ थी, और एक बार में 2 से 3 बच्चे पैदा होते थे उसमें, जो उसका उत्पादन भी अच्छा था, क्योंकि नॉर्मली भेड़ एक ही बच्चा पैदा होता है, और उसमें 2 से 3 होंगे तो दुगना या तिगुना उसमें उत्पादन होगा, तो वो उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये मेरे कुछ नवाचार थे पिछले कई सालों से। और अभी हाल ही में मैंने एक जौ की वैरायटी का भी ट्रायल कर रहा हूं, जो हो सकता है आगे आने वाले समय में आप लोगों के सामने आ जाए, और अच्छा उत्पादन देने वाली एक जौ की वैरायटी है उसका ट्रायल कर रहा हूं। जी 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 जी। गंगाराम जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे उन किसानों को जिनके लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है, जो कहते हैं कि जैविक विधि से जब हम फसल उगाते हैं तो उसका उत्पादन कम होता है और उसकी रेट नहीं मिलती, उसका दाम नहीं मिलता। उत्पादन की बात करूं तो जैविक विधि से हम उत्पादन करते हैं तो उसका जो साइज और कलर है उसका जरूर थोड़ा सा लाइट होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये मिर्ची जो है इसका लाइट कलर है, इसी प्रकार से ये पूरी रेड नहीं है, इसका भी लाइट कलर। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसका उत्पादन हमें कम मिलेगा। उत्पादन तो मिल जाता है, लेकिन उसकी जो कलर चमक दमक उसकी कम रहती है। दूसरा ये है कि उसका रेट हमें, क्योंकि खाने वाले अभी जागरूक उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए। जैसे मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि हमारे बाहर एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा कि जो मैं गेहूं है वो 60 रुपए किलो बेचता हूं, मैं 55 रुपए किलो बेचता हूं, बाकी बचा हुआ गेहूं हमारे पास में स्टॉक में रहता है, लेकिन खरीदार हमें नहीं मिलते हैं कई बार। तो बहुत सारे हमें समस्याओं का सामना करना इसलिए पड़ता है, क्योंकि अब जो जैसे मैं उत्पादन कर रहा हूं, मैं शिमला मिर्च का और खीरे का उत्पादन कर रहा हूं, ऑर्गेनिक के रूप में कर रहा हूं, उसमें कोई किसी प्रकार का पेस्टिसाइड और केमिकल नहीं डालते, फिर भी हमें उसको मार्केट में बेचने के लिए जो नॉर्मल बाजार है उसी में बेचना पड़ता है जी। तो उसमें हमें रेट उतनी नहीं मिलती जितनी चमक दमक वाले की मिलती है। जी बिल्कुल सही बात है। हालांकि चमक तो पीतल में ज़्यादा होती है, सोना कम चमकता है, यानी कि जो अच्छी चीज़ होती है वो कम चमकती है, क्योंकि उससे अपनी गुणवत्ता के हिसाब से बिकना होता है। और चमक वाली चीज़ का बिल्कुल सही बात है कि वो ओरिजिनल नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल की बात होती है। गंगाराम जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आना इस कार्यक्रम में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं अभी तक कि जो हमने किया हो और उसमें गंगाराम जी की भूमिका ना रही हो। मैं अब तक जिस भी चैनल में रहा हूं वहां पर आप पहुंचे हैं या मैं आपके पास पहुंचा हूं, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आज इतना ही। लेकिन बहुत जल्द राम राम सा में मैं आपको बहुत जल्दी बुलाऊँगा। मशरूम के ऊपर हम पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें यहाँ पर बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपने एक अखंड संवाद का जो मुहिम चलाई है और लोगों को जागरूक करने का काम किया है, इसके लिए किसान वर्ग की तरफ से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार की मुहिम आपने जैविक किसानों के लिए चलाई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अपडेट इंडिया जो चैनल है इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। जय हिंद, जय भारत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अखंड संवाद ठीक इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अखंड संवाद अब अपने उस लक्ष्य के बहुत करीब है, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम कल शाम से कल 2 बजे से जद्दोजहद कर रहे हैं, उस लक्ष्य को पाने के बहुत करीब है। जी हाँ, 12:15 बज चुके हैं और हमें सिर्फ 2 बजे तक पहुंचना है। 2 बजे यानी कि 24 घंटे का सफ़र हमारा बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। वो मंजिल हमारी वापस हमें बहुत जल्द मिलने जा रही है, जिसके लिए हमने सफ़र की शुरुआत की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है किसी ने। मैं अब मेरी अपडेट इंडिया की टीम के लिए कहना चाहता हूँ, एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए मेरे अपडेट इंडिया के शेरों। आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी बात है, क्योंकि
फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को स्क्रीन पर भले ही मैं नज़र आ रहा हूं, लेकिन ये काम मेरा अकेले का नहीं है, ये एक पूरी टीम का काम है, पूरा टीम वर्क है जो कई दिनों से इस काम को करने में लगे हुए थे। और अब जैसे जैसे मंजिलें नज़दीक आती जा रही है, जैसे जैसे सफ़र पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये अनुष्ठान पूर्ण आहुति की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे दिल की जो धड़कनें हैं वो शायद हमारे काबू में नहीं है। हमें महसूस हो रहा है दिल जैसे कि हथेली में धड़क रहा हो। जी हाँ, बहुत अच्छे आज एक्सपर्ट हमारे साथ आए और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि सिर्फ मेरे एक फ़ोन कॉल पर आप लोग जब पधारते हैं, आप लोग जब आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जो मेरे पास ऐसे लोग सिर्फ मेरे कहने से आ जाते हैं। मैं वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी एक्सपर्ट्स का, उन सभी गेस्ट का जो कल 2 बजे के बाद से लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अब मैं परिचय कराने जा रहा हूँ भीमराज शर्मा जी से, जो कि गोकृति के नाम से जिनकी एक संस्था है। भीमराज शर्मा जी का परिचय मैं कुछ इस तरह से देता हूँ कि गाय के गोबर से बहुत कुछ चीज़ें लोगों ने बनाई, पर इन्होंने गाय के गोबर से कागज़ बना डाला। एक ऐसा कागज़ जो कागज़ पूरी तरीके से जब गाय के गोबर से बनता है तो किसी तरह का पेड़ नहीं कटता उससे, बल्कि उस कागज़ को अगर हम फेंक दें, अगर उस कागज़ को मिट्टी में डाल दें तो उससे एक नया पेड़ उत्पन्न हो जाता है। बहुत बहुत स्वागत है भीमराज जी आपका। नमस्कार। पहले तो सुनील जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कितना बड़ा एक ये आयोजन किया है। जी, मैं कहूँ ये किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा साहब जी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। कैसी रही कुंभ की यात्रा? सबसे पहले बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर व्यवस्था और बहुत बढ़िया स्नान और वो हुआ साहब। जी 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 भीमराज जी, बात सीधी सी वही है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य 24 घंटे चलाने के पीछे उद्देश्य ये है कि लोगों तक बात पहुंचे, लोग अट्रैक्ट हों कि क्यों 24 घंटे ये बात कर रहे हैं। हमारा काम है, हम सिर्फ 3 मुद्दों को लेकर चल रहे हैं: रसायन मुक्त खेती, गो का संरक्षण और जल का संरक्षण। तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और तीनों बहुत जरूरी हैं। रसायन मुक्त खेती इसलिए क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से बीमारियां हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं, उन बीमारियों से रोकथाम हमें चाहिए। हमारी पीढ़ियों की जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उनके दिमाग पर असर डाल रही है, उनके शरीर पर असर डाल रही है, उनके अंगों पर असर डाल रही है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए कि आपका इतना लंबा कार्यक्रम चल रहा है, इतने लोग हैं इसमें, तो मैं मेरी बात को भी थोड़ा शॉर्ट में खत्म करूंगा। तो मैं खेती की बात नहीं करूंगा क्योंकि खेती पे बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो आज देखिए कि अगर अपन प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो उसमें गाय के बिना प्राकृतिक खेती संभव नहीं। जी बिल्कुल नहीं है। ये मैं काफी टाइम से आपका ये पूरा कार्यक्रम में देख रहा हूँ, तो इसमें मेरे को ये समझ में आया कि हर चीज में गाय है। जी, गाय के बिना क्या कि ये प्राकृतिक खेती संभव नहीं है। जी, तो आप देखिए कि इसके लिए आपको नंदी को भी बचाना है, क्योंकि अगर नंदी नहीं होगा तो गाय नहीं होगी, ढंग की जो है ना, और देसी गाय नहीं होगी तो ये जो जर्सी गाय है या भैंस है तो उससे आपको इतने जीवाणु आपको मिल नहीं सकते, क्योंकि गाय के गोबर में सबसे ज्यादा जीवाणु रहते हैं जी, जो खेती के लिए काम आते हैं। तो हमने यही देखा कि अगर किसान की आय को बढ़ाना है तो वो देखिए कि खेती से नहीं हो सकता, उसके साथ में कुछ ना कुछ और चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आज देखिए कि गाय को कोई बड़ा आदमी तो पालता नहीं है, उसको किसान पालेगा और वही गोबर को काम में लेगा। आज अगर मैंने शहर में अगर एक गाय रख भी ली, मैं पाल भी रहा हूँ, तो उसका गोबर किस काम का मैं ले ली? तो वो क्या कि किसान को, मेरी सोच ये थी कि अपन क्यों ना किसान को डेवलप करने के लिए पहले अपन ये कोई चीज़ें ऐसी बनाएं जो उसके पास, जैसे गाय है, नंदी है जी। आज नंदी तो कुछ दूध देता नहीं है नंदी, और गाय है तो उसको क्या करता है किसान के, जब तक वो दूध देती है तब तक रखता है, उसके बाद वो गोबर की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता कि भाई वो गोबर भी काम का है उसका। जी। अब आप लोग ऐसा ही जो कर रहे हैं कार्यक्रम, इससे मैं कहता हूँ कई लोगों को समझ आएगी कि गाय क्या है जी, और वो उस और जो है अपना यानी कि उसको पालने के लिए और उसके लिए काम करेंगे। तो हमारा यही था कि अपन जैसे कोई काम करे तो ऐसा है, एक गाय ऐसी है या नंदी ऐसा है या बछड़ा ऐसा है जिसके पास में गोबर हमेशा रहता है जी, वो दूध के लिए उसको पालने की जरूरत नहीं है, वो गोबर से ही पले वो जो है ना। तो इस तरह की एक व्यवस्था अगर होती है तो आज देखिए कि नंदी भी अच्छे नंदी जो है वो अगर रहेंगे तो वो आपका गाय की नस्ल अच्छी होगी, गाय की नस्ल अच्छी होगी तो आपको गोबर ऊबर बढ़िया मिलेगा। तो इसी तरह से हमने ये देखा कि कुछ अलग किया जाए, तो हमने क्या किया, इससे कई सारे उत्पाद बनाए जी, जिसमें मेन उत्पाद हमारा कागज है। वो कागज हमने इनोवेशन किया उसका कि उसे गोबर से हमने कागज बनाया, और उसके लिए हमने ये रखा कि हम उसे बनाएंगे तो देसी गाय के गोबर से ही बनाएंगे जी।
और दूसरा गोबर किसी गाय का हम नहीं लेंगे या कोई भैंस का नहीं लेंगे। तो हमने एक तरह से कसम खाई कि भाई ये बनेगा तो देसी गाय और नंदी के गोबर से ही बनेगा जी। तो उससे क्या देखिए कि हम लोग उसके लिए जो गोबर लेते हैं, हम 10 रुपए किलो गीला गोबर खरीदते हैं जी। जो मेरे को नहीं लगता कि कोई इतना महंगा गोबर लेता जी, होगा। जी, और जी। उससे हमने इतने सारे प्रोडक्ट बना दिए। कभी आप अगर मेरी वेबसाइट पे आप लोग अगर देखें www.gaukrati.com या गूगल पे अगर आप काउडंग पेपर लिखेंगे तो हमारा ही आएगा। आप मेरा नाम भी लिखेंगे गूगल पे तो ही हमारा आएगा। तो हमने उससे इतनी सारी चीज़ें बना दी और अब हम लोग चाहते हैं कि उसको अब पूरे देश में अपन फैलाएं, उनको सिखाएं लोगों को। क्योंकि देखिए कि अधूरा ज्ञान जो है ना वो बुरा रहता है। लोग मेरे से कहते थे कि आप ही करोगे इसको, आपने पेटेंट कराया, मेरे को नहीं चाहिए पेटेंट वगैरह। ये है कि भाई अब मैं इस स्थिति पे आ गया कि अब मैं उसे लोगों तक पहुंचा सकता हूं और लोगों को वो सिखा करके और अपन इसे और आगे फैला सकते हैं ताकि किसान की आय बढ़े, किसान की आमदनी बढ़ेगी तो वो देखे कि अपने आप ही डेवलप होगा। आज क्या थे कि ये जो रासायनिक खेती आई तो इसने आज किसान को खत्म कर दिया एक तरह से, क्योंकि इतने खर्चे लग जाते, पहले खाद खरीदो उसके लिए लो, फिर ट्रैक्टर लो, ये लो। पहले बैल से खेती होती थी, गोबर शुद्ध गोबर काम में लेते थे, तो सारी चीजें व्यवस्थित थी और बिना खर्चे के खेती होती थी जी। और आज अगर देखो तो ये खेती भी क्या बड़े लोगों के पास चली गई साहब जी। बिल्कुल। जो छोटा किसान है बेचारा वो अपनी मेहनत कर रहा है, वो दो रोटी खा पा रहा है, वो जो बड़ी मुश्किल से जो है ना जी। तो इसलिए आज किसान को जो है थोड़ा सा समझ करके और इस चीज के ऊपर आना पड़ेगा कि उसको ये गाय और ये जो उसको पाल के और उसको गोबर पे कैसे काम में लिया जाए, उसके ऊपर उसको थोड़ा देखना पड़ेगा सब। जी बिल्कुल सही बात है। और सबसे खास बात ये कि इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी, क्योंकि पेड़ कटने से बचेंगे अगर कागज गोबर से बनेगा। और अगर हम मानते हैं कि चलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं, 25% कागज भी हम गोबर से बनाने लगे जितना हम यूज़ करते हैं, तो आप देखिए कितने पेड़ों को बलि चढ़ने से बच जाएगा। और गाय की गौशालाएं जो हैं वो कितनी इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, ये बात बिल्कुल सही है। आज अगर देखो सब, अगर अपन पेपर की बात करते हैं ना तो जो मिल वाला पेपर होता है तो आज देखिए कि 30 से 40 पेड़ कटते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए और उसकी हाइट होती है 30 फीट लंबी। तो आप देखिए कि अपन ने अगर 30 फीट लंबा पेड़ करने के लिए, बड़ा पेड़ अगर 30 फीट लंबा करने के लिए अपन ने उसमें कितना पानी डाला, कितनी उसमें अपनी मेहनत लगी, कितनी जमीन गई उसके अंदर, और एक कागज के लिए अपन उसको काट देते हैं। ये देखो आप, तो अगर 1 टन पेपर अगर हमारा ये गोबर वाला काम में आ गया तो आप ये देखिए कि आपने इस धरती पे 30 पेड़ बचा दी। जी बिल्कुल। हमारा ये जो पेपर है इसमें 1% हम पेपर काम में नहीं लेते, कागज जो होता है ये 100% हम वेस्टेज से तैयार करते हैं। इसमें गोबर, गोमूत्र और कॉटन की वेस्टेज केवल इन 3 चीजों से हम ये कागज बनाते हैं। जी। तो अभी तक का क्या मतलब, क्योंकि आपसे मैं एक लंबे समय बाद मिल रहा हूँ, क्या स्थिति है अभी तक? डिमांड्स आने लगी लोगों की पेपर की? आप अगर हमारे अभी देखे, आपको स्क्रीन पे थोड़ा दिख रहा होगा जी। आज हमने ये देखे कि इससे कम से कम नहीं तो हमारे पास 150 से 200 प्रोडक्ट हमने तैयार कर जी। अभी तक क्या था कि आप अगर कहीं भी किसी के सामने कोई चीज पेश करते हैं तो जब 1 या 2 चीज होती है तो उस पर ध्यान नहीं देता। जी बिल्कुल। आज हम लोग वैरायटी हमने इतनी बना दी और आज देखिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपए से लेकर के आपको 2000 रुपए तक के हमारे पास प्रोडक्ट है जी। तो हमने क्या है, हर आदमी का ध्यान रखा, क्योंकि देश में देखिए हर तरह के लोग हैं, गरीब भी, अमीर भी है, ज्यादा पैसे वाले भी है। तो हमने क्या है कि उसी तरह से रखा कि कोई भी आदमी उस चीज से वंचित नहीं रहे। जैसे हम लोग शादी कार्ड बनाते जी, हम लोग उसमें बीज भी डालते सब जी। और उसकी हमने रेट रखी 15 रुपए का कार्ड से लेकर के और हमने 150 रुपए तक का जो है ना जी। तो आप देखिए कि कोई भी आदमी है बेचारा, अगर वो सोचता है ऐसा कि भाई मैं भी पर्यावरण के लिए करूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमने उसे 15 रुपए रखे उसकी कार्ड की रेट जी। क्योंकि इससे सस्ता बाजार में अगर आप वो मिल वाला पेपर का कार्ड लोगे तो वो भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल 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 जी 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 हाँ बिल्कुल। वाकई में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद काम में ले चुका हूँ। आपकी गोबर से बनी हुई राखियों का पैकेट जो हर बार पहुंच जाता है हमारे पास में, वो हमने कई बार काम में लिया है। गोकुंड जो एक हवन कुंड आपने बनाया हुआ है, वाकई में वो उसकी खुशबू इतनी शानदार है कि वो जब सुबह सुबह घर में जला दिया जाता है तो लगता है जैसे आसपास कहीं हवन हुआ है। वाकई में आपके जो प्रोडक्ट हैं वो काबिल तारीफ है। और सबसे खास बात ये कि गौ माता के गोबर से बने हुए हैं, शुद्ध हैं, प्राकृतिक हैं, पवित्र हैं। और इनको काम में लेने पर हमें लगता है कि हाँ, कोई ना कोई गौशाला या कोई ना कोई गाय जो है वो सफल हो रही है इसके साथ में, किसी न किसी गाय के गोबर को इसमें काम मिला। तो क्या सर इसे कैसे आगे पहुंचाया जा सकता है इन चीज़ों को, कि जिससे लोग इसको थोड़ा और बहुतायत से लेने लगे काम में? साहब आज हमारे अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे ना तो हमने क्या उसको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया। हमने उसी क्वांटिटी के बजाय हमने क्वालिटी पे ध्यान दिया। आज हमारे जितने प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर आप देखेंगे, मैं तारीफ नहीं कर रहा, आप अगर जो भी है दर्शक, मैं कहूँगा कि अगर आप मेरी वेबसाइट पे देखिए एक बार, अगर हम लोग मूर्ति भी बनाते हैं या कोई गोबर से कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो आप उसकी क्वालिटी देखिए, क्योंकि जब तक वो सुंदर नहीं होगा, आज क्या गाय का गोबर है ऐसा करके लोगों की एक सोच ऐसी हो गई, गोबर है तो 3rd क्लास होगा या बेकार होगा। अपन बच्चे को भी कहते थे दिमाग में गोबर भरा क्या, बिल्कुल सही नहीं है, तो यानी कि इससे बुरा कुछ है नहीं।
गोबर से बुरा, लोगों की सोच ऐसी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमने यही किया कि इसकी जो क्वालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि आदमी को ये लगे कि नहीं गोबर का है लेकिन अच्छा है वो, जो है ना। जी। आज हम देखिए राखियां बनाते हैं, हम लगभग 100 तरह की राखियां बनाते हैं जी। सब इस गोबर से, जो है ना, गोबर और हमारे इस पेपर से, और उसमें बीज होते हैं राखी में, हमारी हर राखी में बीज होते हैं जी। ताकि वो जब जमीन पे जाएगी। तो आज अगर अपन राखी की बात करें साहब, तो आज देखिए कि 150 करोड़ लोग इस देश के अंदर रहते हैं। जी। मैं कहूँ कि ज्यादा नहीं तो कम से कम नहीं तो 80 करोड़ लोग राखी बांधते होंगे, जी। नहीं है? बिल्कुल। तो आज अगर 80 करोड़ राखियां अगर अपन बेच ले गोबर से और इसे कागज से बना के, तो आप देखिए कि कितना बड़ा मार्केट है। मेरे को नहीं लगता कि गाय के लिए किसी का चंदा लेने की जरूरत रहेगी। जी हाँ, वो नहीं है? केवल राखी पे ही काम कर बिल्कुल, राखी पे अगर अपन काम करें तो इतना बड़ा है। तो मैं तो और चीजें तो अभी देखिए, हमने जो ट्रॉफियां जो अपन देते हैं, अभी आप मेरे स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ये दीवार पे लगी हुई जी। ये जो ट्रॉफियां है, तो ये भी हमने क्या किया, गोबर से बनाई। और आप देखिए इसकी सुंदरता जो है ना। जी। और हमने पैकेजिंग पे भी ध्यान दिया, क्योंकि आज लोग जो है वो बाजार एक ऐसा है कि उसमें आपको हर चीज़ें जो है बिल्कुल एक अच्छी सुंदर पैकिंग और सुंदर क्रिएशन में चाहिए। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये देखिए कि हर चीज़ पे हमने ध्यान दिया। और अब हमारी यही सोच है कि अब इसको थोड़ा सरकार का सपोर्ट लेके और अपन इसे कैसे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है ये बाजार में बने और अच्छी जगह पे बिके, और इससे जो इनकम हो किसान की, तो वो उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहे कि मैं ये गाय को पाल रहा हूँ तो मेरे को जेब से खर्च करना पड़ेगा, बल्कि गाय उसको कमा करके दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भीमराज जी। जैसा कि आपने खुद ने बताया कि आज समय की थोड़ी सी सीमाएं हैं, परंतु आपकी आहुति विचारों की लगनी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। बहुत धन्यवाद। और बहुत दिन हो गए थे मिले हुए भी। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भीमराज जी। और आप अपने इस कार्य में जो पुनीत कार्य आप कर रहे हैं, जैसे बहुत संघर्ष के साथ आपने इसे पेटेंट करवाया था, क्रेडिट दूसरे लोग लेने को तैयार थे। तो मैं चाहूंगा कि ये आपकी मुहिम सफल हो और हमारे पेड़ कटने से बचे और गौ माताएं या गौशालाएं जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। आपके ये वाली चीज़ को अगर लोग अपनाने लगे और गाय के गोबर से इतनी डिमांड आपके पास आए कि आपको समस्त गौशालाओं का गोबर भी कम पड़ने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद भीमराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ आए, मुझ पर आपका स्नेह हमेशा इसी प्रकार बरकरार रहे। जी हाँ, अखंड संवाद बहुत जल्दी अपनी मेन टारगेट की तरफ बढ़ते हुए, जी हाँ, बहुत कम समय बचा हुआ है, 12:30 बज चुके हैं और अब सिर्फ 90 मिनट बाकी हैं हमें हमारे उस मैजिकल फिगर पर पहुंचने के लिए। घड़ी की सुइयां जो है लगातार घूमती जा रही है और जैसा कि बताया कि जो मेरा दिल है, जो हृदय है, वो इस समय हथेली पर लगा हुआ महसूस हो रहा है, जैसे कि हथेली पर धड़क रहा हो। क्योंकि जब आप बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो बिल्कुल सही बात है, आपका हृदय धड़कने लगता है, आपकी खुशी जो है वो बढ़ने लगती है। बिल्कुल सही बात है। अखंड संवाद एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें पिछले 24 घंटे से, या यूं कहें पिछले 22.5 घंटे से हम लगातार बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात पर कि किस प्रकार से हम हमारे शरीर में जाने वाले इस जहर को रोक सकें। हमारे शरीर में जो जहर जाकर हमें बीमार कर रहा है, हमारी नई पीढ़ी को बीमार कर रहा है। वाकई में मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हम इस बात पर बहुत शर्मिंदा होंगे किसी समय कि हमने हमारे पुरखों से एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण विरासत में लिया था और उस वातावरण को हम बहुत ही प्रदूषित करके हमारे नई पीढ़ी को दे रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है, हम सब लोगों के लिए गर्दन झुकाकर सोचने की बात है। परंतु अभी भी वक्त है हमारे पास कि हम इस चीज़ को संभाल सकें, इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ सकें और हम कोशिश करके जो स्थिति बिगड़ने वाली है, भयावह स्थिति जो सामने नज़र आ रही है, उसे संभाल सकें। जो और अब हमारे साथ में इस समय पर स्टूडियो में जो किसान मौजूद हैं, जो कि किसान तो हैं, साथ में कृषि अधिकारी भी रहे हैं, उनका अपना तरीका है बात करने का, उनका अपना तरीका है किसानों को समझाने का, लेकिन उनका सिर्फ एक ही तरीका है खेती करने का। जी हाँ, उनका अपना तरीका है खेती करने का। कुछ भी करो लेकिन वो जहर नहीं डालते, कुछ भी करो लेकिन वो रसायन नहीं डालते, कुछ भी करो लेकिन वो पेस्टिसाइड्स नहीं डालते।
अगर उन्हें लगता है कि मेरी फसल में बीमारी आ गई तो भले ही वो उसको हटा देंगे, फसल को छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, पर वो जहर नहीं डालते। ये उनकी खास बात है। और जब इस तरह के किसान, जब इस तरह के लोग हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे केवल हर 100 पर अगर 20 आदमी भी आ जाएं तो हमें बहुत जल्दी हम जैविक राजस्थान का जो मिशन है उस तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, इस समय पर हमारे साथ मौजूद हैं गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अखंड संवाद में। गिरधारी लाल जी, जी बात निकली